तो कस्तूरी मृग मस्क डियर के साथ थे हम पिछली बार। और उसकी सारी व्यथा कारण ये आ रहा था कि वो जिसके पीछे चल रहा है उसको जानता ही नहीं है। कहता है कि मेरे पास जो मानी हुई बात है उसके माध्यम से अपनी बेचैनी दूर करूंगा। मानी हुई बात के पीछे चल रहा है। मेरे पास जो मानी हुई बात है उसके माध्यम से अपनी बेचैनी दूर करूंगा। पहली चीज क्या? मानी हुई बात। और दूसरी चीज क्या, नंबर 2 पर क्या? बेचैनी दूर करूंगा। तो ऐसा नहीं कि इरादा है कि बेचैन ही पड़ा रहूं, तड़पता ही रहूं। बेचैनी तो हटानी है। मिथक ही यही है कि ये जो कस्तूरी मृग होता है ये बहुत विकल रहता है, खूब दौड़ता है, भटकता है, गंध को यहाँ सूंघता है वहाँ सूंघता है। बेचैनी तो हटानी है। और उसके माध्यम से जो मान रखा है, जो मान रखा है वो पहले आता है। बेचैनी हटानी है, ये बात बाद में आती है। तो हमने कहा कि जिसको तुमने मान ही रखा है, अगर वो इतने भरोसे का है कि उसके माध्यम से तुम सबसे ऊंची चीज को पालोगे, तो फिर वो सबसे ऊंची चीज वही हो गई जो तुमने मान रखा है। क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिस पर बेशर्त भरोसा किया जा सके, वही मिल नहीं रहा, यही बेचैनी होती है। आत्मा का स्वभाव होता है पूर्ण सुरक्षा। अद्वैत माने कोई दूसरा नहीं, इसीलिए कोई खतरा नहीं। जब तक उसको उतनी सुरक्षा नहीं मिल जाती, उतना भरोसा नहीं आ जाता, तब तक अहम बेचैन ही रहता है। वही जो पूरे भरोसे की चीज है उसको आत्मा कहते हैं। और पूरे भरोसे को नित्यता कहते हैं। नित्य माने वो जो काल के प्रवाह में है ही नहीं, तो बदल ही नहीं सकता, और जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि वो मन का ख्याल नहीं है। उसकी कोई परिभाषा या छवि नहीं है, तो सीमा कैसे बनाओगे? सब भरोसों की सीमाएं होती हैं, सीमाओं पर जाकर भरोसे टूट जाते हैं। कौन किसी का भरोसा तोड़ना चाहता है? पर जिंदगी ऐसी है कि हमें सीमाओं तक खींच देती है, और सीमाओं पर कुछ टूट जाता है।
सत्य की कोई सीमा नहीं होती, इसीलिए उससे भरोसा टूट नहीं सकता। हम्म? तो बात उसको खोजने की है जो इतने भरोसे के लायक हो, और इतना भरोसा तो उसी पर कर लिया जो बात मानी हुई है। जो बात मानी हुई है उस पर इतना भरोसा कर लिया कि यही बात मुझे मेरी बेचैनी के अंत तक ले जाएगी। तो फिर तुम्हारे लिए तो तुम्हारी मानी हुई बात ही अंत हो गई ना। अंत माने आखिरी, आखिरी माने शिखर, उच्चतम। सोच आ रही बात? बेचैन इसलिए नहीं हो कि माध्यम तो बढ़िया है और चैन छुपा हुआ है। ये हमारी साधारण अवधारणा रहती है सबकी कि साहब मेरी ओर से खोजने की कोशिश तो भरपूर है, जिसको खोज रहा हूं वही पता नहीं कहाँ जाके छुपा हुआ है। सब बोलते हैं हम सत्य के खोजी हैं, चैन नहीं मिल रहा, मैं तलाश में हूं। हमने गाने भी बना रखे हैं, सुना? जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या बात है। तू छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। ऐसी तो गजब मान्यता है कि वो छलिया है। छलिया माने जो छल रहा और छुपा हुआ है। पहली बात तो छल रहा है, वो भी छुप छुप के छल रहा है। और ये जो खोजने निकले हैं ये बड़े निर्मल, पाक, साफ, ईमानदार हैं। और ये खड़े होकर के ललकार बता रहे हैं, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या रहा। और पहले से ही उन्होंने इस कश्मकश का अंजाम भी घोषित कर दिया है। बोले तू छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। कोई आत्मा वगैरह लेके घूम रहे हैं जेब में, और उसके माध्यम से ये परमात्मा को खोजना चाहते हैं। तो ये हमारा मेंटल मॉडल रहता है। सोच का ऐसा हम एक खाका लेकर, एक नक्शा लेकर जीते हैं। मैं तो साहब जिंदगी में आनंद पाना चाहता हूँ, विश्राम पाना चाहता हूँ, शांति पाना चाहता हूँ। लेकिन जिंदगी ऐसी है कि ये सब चीजें मुझे नसीब नहीं हो रही। ईश्वर ही छलिया है, उसी ने मुझसे ये सब चीजें दूर कर रखी हैं, है ना। मेरी प्यास में, मेरी खोज में, मेरी ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। पर ये तो जगत ही ऐसा है। मृत्युलोक, दुखालय, यहां सबको दुख मिलता है। तो वही मैं दुख पा रहा हूं, वरना मैं आदमी बढ़िया हूं। और अब पैदा हुआ हूं तो दुख पा रहा हूं। ऐसा हम यहां खोपड़े में लेके, नहीं ऐसा नहीं है। तुम कह रहे हो मैं अपने माध्यम के उपयोग से चैन खोजने निकला हूं, मुझे माध्यम पर पूरा भरोसा है। गौर करिए हम क्या कह रहे हैं। मैं अपने माध्यम के उपयोग से चैन खोजने निकला हूं, मुझे माध्यम पर पूरा भरोसा है। और हो ये रहा है कि आपको चैन खोजने की जरूरत ही नहीं, जो आप माध्यम पकड़ कर बैठे हो वही आपको बेचैन कर रहा है। जिसके माध्यम से आप चैन खोज रहे हो वो माध्यम ही आपको बेचैन कर रहा है। आपको सच को नहीं खोजना है, इस माध्यम को थोड़ा हटाना है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? अच्छा, चलो
आपने जूते पहन रखे हैं और जूते काट रहे हैं। जूते काट रहे हैं। भागिए, किसी ऐसी जगह पहुंचिए जहां पाँव में जो दर्द हो रहा है वो बंद हो जाए। भागिए जोर से, भागिए। ऐसे तो हम जीते हैं, और कितना भी भाग लो पाँव को चैन नहीं मिलेगा। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़ दौड़ मन थक गया, वस्त ठौर की ठौर। तुम्हारे पाँव में जूते काट रहे हैं तो तुम दौड़कर ऐसी जगह पहुंचना चाहते हो जहां पाँव को सुकून मिल जाए। तुम जितना दौड़ोगे पाँव उतने लहूलुहान होते जाएंगे, क्योंकि तुम जूते ही पहन के तो दौड़ रहे हो। तुम्हें दौड़ना नहीं है, तुम्हें रुकना है, और रुक के जूते उतार देने हैं। पर हम जूतों को अपना दोस्त समझ रहे हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जूता हमारा दुश्मन है। हम सोच रहे हैं ये जूता दोस्त है, ये जूता मुझे वहां ले जाएगा जहां चैन की दुनिया है। ये जूता ही तो है जो मुझे, देखो मेरे पाँव में दर्द है और जूता मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि जूता ही तो दौड़ लगवाएगा। जूता ही पहन करके तो, जूते के माध्यम से ही तो वहां पहुंचेंगे जहां फिर पाँव में दर्द नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? आप जिसके माध्यम से चैन खोज रहे हो वो माध्यम ही आपकी बेचैनी है। ये क्या हो गया? तो लाओत्जू के साथ हम हैं। लाओत्जू की परंपरा में चुआंगजू का बड़ा नाम है। हम्म? और उनके वक्तव्य थोड़े ज़्यादा रोचक भी हैं, क्योंकि उनमें कहानियां हैं, मज़ेदार चुटकुले जैसे हैं, कविताएं जैसी हैं। जनश्रुति ये तक कहती है कि चुआंगजू एक तरह से लाओत्जू के शिष्य थे। एक ही नहीं थे, बहुत मुश्किल है कहना। लाओत्जू का कोई इतिहास नहीं है। लाओत्जू आधे हिस्टोरिकल हैं और आधे मिथोलॉजिकल हैं। पर जो दाओवादी विचार है वो दोनों में ही साझा दिखता है, तो माना जाता है कि चुआंगजू लाओत्जू में रिश्ता रहा होगा कुछ। तो चुआंगजू की एक कविता है, द मैन हु वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फुटस्टेप्स। वो चल रहा था और उसको आवाज आई, ऐसे चला, तो आवाज आई, वो डर गया, उसको लगा गड़बड़ है कुछ, ये तो गड़बड़ है, किसी ने घात लगा रखी है, जाने कोई पीछे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं, कुछ साफ पता भी ना चले। कभी लगे आवाज इधर से आ रही, उधर से आ रही है, कभी लगे ऊपर से आ रही है, कभी लगे पाताल से नीचे से आ रही है। तो भागा, बोले ये गड़बड़ आवाज है, पता नहीं कहाँ से आ रही, भागो। और वो इतना भागा कि वो विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया। उसे कोई जगह नहीं मिली पूरी दुनिया में जहां वो पदचाप उसका पीछा न कर रही हो। बात समझ में आ रही है? इस व्यक्ति ने अपने पैरों को अपना दोस्त माना। इसने कहा मेरे पैर मुझे मेरी बेचैनी के अंत तक ले जाएंगे। तुम्हारे पैर तुम्हें कहाँ किसी अंत तक ले जाएंगे,
तुम्हारे पैर ही तुम्हारी बेचैनी है। सारा खेल ही तो यही है ना, जिसको दोस्त समझते हो वो दुश्मन है। जिसको दवा समझते हो वही जहर है। और सोच रहे हो दवा ले लेके ले लेके। एक बड़ा तगड़ा बादशाह हुआ है चीन में, अब अभी नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग खोज के लिखोगे। कहानी बता रहा हूँ, इस कहानी को आप लोग खोजोगे तो मिल जाएगा। देसी होता तो शायद नाम याद भी रहता, चीनी नाम। तो वो बड़ा मजबूत था, जबरदस्त। हम्म। कहानियां हैं। बड़े पत्थर उठा ले, जानवर उठा ले, हाथी का बच्चा उठा के दौड़े, ये सब करा। फिर वो 35 पार कर गया, अभी भी बहुत मजबूत। पर कुछ हुआ होगा कि उसको लगा कि ताकत में कमी आ रही है। ये भी हो सकता है कि जो हाथी का बच्चा उठाकर दौड़ता था वो बच्चा बड़ा हो गया। गए उसको उठाने, अब वो उठा नहीं, तो इनको लगा अब हम कमजोर हो गए। तो इस राजा का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है कि इसने दुनिया भर में अपने दूत भेज दिए। घर घर में कहा जाओ, चप्पे चप्पे में छानो दुनिया भर में, कि अमरता कैसे हासिल करी जा सकती है। ये आदमी डर गया। एक तो राजा है तो दुनिया भर का इसको भोग उपलब्ध, दूसरे शरीर से बड़ा मजबूत, शरीर भी बढ़िया, जो माने भोगने का उपकरण है वो भी बढ़िया, और राजा है तो दौलत भी उपलब्ध है। इसने कहा मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। ये शरीर इसलिए थोड़ी है कि मर जाए, और इतनी चीजें हैं दुनिया में भोगने की, और मैं राजा हूं, मैं उन्हें भोगूंगा ना, मरूं काहे को। तो इसने दुनिया भर में अपने लोग भेज दिए, ये जाओ पता करके आओ कि अमरता का रहस्य क्या है। गेट मी द सीक्रेट टू इमोर्टेलिटी। अब जो दूत लौट कर आए और बोले कि ऐसा कुछ होता नहीं, मरना सबको पड़ेगा, वो बोले मरना सबको पड़ेगा तो मरो, उनको मार दे। जो दूत लौट के आए और बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, मरता है सबको मरना पड़ता है, बोले जब सबको मरना पड़ता है तो तुम भी। हम्म। तो दूत लोग समझ गए, बोले ये इसको कुछ नहीं बताना है। कुछ तो दूर दूर जाएं, बोले अभी और जा रहे हैं, और दूर है मिल रहा है, और इतना दूर निकल जाएं कि राज्य की सीमाओं पे पहुंच के वहां से भाग जाएं। बोले ये पगला है, इसके पास लौट के जाना ही नहीं है, तो दूसरे देशों में निकल जाएं। कुछ जिनके घर खानदान वगैरह थे, नहीं भाग के जा सकते थे, तो उन्होंने चाल चली। वो लौट के आए और कुछ उल्टा पुल्टा बता दें, बोले ये चीज़ है, ये खा लो, ये पी लो, लगा लो, कुछ कर लो या ऐसा। तो इससे आयु बढ़ती जाती है, और ये बहुत दिनों तक करो, 50 साल 100 साल तक करते रहो, तो धीरे धीरे अमर हो जाते हैं। बोले 50 साल की प्रक्रिया बताइए, 50 साल तक आजमाएगा तो कम से कम हम 50 साल तो जिएंगे। इसे 50 साल के बाद पता चलेगा ना कुछ नहीं हुआ, हमको 50 साल जीने को मिल जाए। तो उन्होंने उसको तरह तरह की चीज़ें बता दी, ये खा लो, ये कर लो, ऐसा है वैसा है। और जो जो उसको बताया जाए वो सब अपना खाना पीना उसने शुरू कर दिया। वो बिल्कुल घोड़े जैसी सेहत और देह वाला राजा अगले 10 साल में मर गया। 49। इससे आपको गूगल पर खोजने में मदद मिलेगी। 50 का नहीं होने पाया, 49 में मर गया, और उसे कोई बीमारी नहीं थी। वो एक्सेप्शनली बहुत विशेष रूप से तगड़ा आदमी था, वो मर गया।
वो अभी 50 साल कम से कम और जीता, वो मर गया। आप जिस माध्यम से मृत्यु से बचना चाहते हो, वो माध्यम ही आपकी मृत्यु है। समझ में आ रही है बात? ये आप विचार करते हो हाय मेरा क्या होगा। जब आप विचार करते हो हाय मेरा क्या होगा, तो आप सोचते हो कि विचार आपका मित्र है। विचार आपको कोई तरीका सुझा देगा जिससे आपके ऊपर जो भी आपदा, संकट, कष्ट आने वाला है वो टलेगा। और ज्ञानी कहते हैं कि ये जो विचार है ना, यही समस्या है। विचार समस्या सुलझाने का माध्यम नहीं है, विचार स्वयं समस्या है। विचार स्वयं समस्या है। ये प्रकृति का यंत्र है जो बहुत लाख सालों में विकसित हुआ है। और अगर एकदम बहुत पीछे चले जाओ जहां पे वो सिर्फ पहली कोशिका थी, तो करोड़ों सालों में विकसित हुआ है। करोड़ों सालों में। ये यंत्र है। इसका काम बस इतना है कि प्रकृति की यात्रा चलती रहे। प्रकृति की यात्रा में बहुत तरीके के खतरे आते हैं। यंत्र के विकास का मतलब बस यही होता है कि ये उन खतरों से बेहतर निपट सकता है, और कुछ नहीं। ये यंत्र किसी भी तरह के चैन या अमरता या सत्य को पाने के लिए अभिकल्पित ही नहीं है। इसका डिजाइन ही नहीं है भाई। डिजाइन ही नहीं है वो। प्रकृति इस यंत्र को इस हिसाब से तैयार कर ही नहीं रही है कि इसके माध्यम से आप अहम, चैन आदि को पा सकें। इसका अपना कुछ काम है, अपनी व्यवस्था है, ये उसके लिए ठीक है। विचार भी इतने के लिए ठीक है कि सामने पेड़ पे वो फल लटका हुआ है, उस तक कैसे पहुंचना है। प्रकृति ने इस उद्देश्य हेतु विचार को निर्मित करा है। यहां तक आप जानना चाहते हैं विचार आपके काम आएगा। पर आप यदि विचार करें कि सुकून कैसे पाऊं, या दुनिया में कौन सी चीज है जो सुकून दिला देगी, तो विचार उसमें बिल्कुल अप्रभावी रहेगा। ये काम विचार का है ही नहीं। वो लगभग वैसी सी बात होगी कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और न्यूट्रल पर डालकर एक्सीलरेटर दबाए जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि गाड़ी आगे बढ़े। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। कितना अजीब लगा ना, एब्सर्ड। गाड़ी का आरपीएम बढ़ाने से बारिश कैसे हो सकती है? खोपड़े का आरपीएम बढ़ाने से चैन कैसे मिल सकता है? कितने लोग हैं जिनका खोपड़ा बिल्कुल 5,000 आरपीएम पे भागता है? भगा लो, बारिश तो नहीं होगी उससे। तुम्हें चाहिए बारिश, पर भरोसा इतना है आपके अपने उपकरण पर कि देख भी नहीं रहे हो कि वो उपकरण क्या करने के लिए डिजाइंड है। हम्म। भाई साहब चश्मा दीजिएगा, जल्दी से चश्मा, चश्मा दीजिए। क्या क्या हुआ, चश्मा क्यों चाहिए? नहीं, सोने जाना है।
हाँ, चश्मे का सोने से क्या रिश्ता है? बहुत अच्छा चश्मा भी दे दिया तो उससे नींद थोड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भाई साहब टॉप क्लास जूते दीजिएगा। क्या हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा था कि गले में खिचखिच है। उसने दे दिए 20,000 के जूते। क्या करेगा, खाएगा? गले में खिचखिच है तो जूते का पता तो हो कि जो तुम, ये सब मशीन है, जूता भी एक मशीन होता है एक तरह की। तो जूता है, थर्मामीटर है, कार है, और जो भी बात करी, पता तो हो कि आपके हाथ में जो मशीन है वो डिजाइंड किस लिए है। और कैसे पता चलेगा अगर मशीन का डिजाइन देखने की जगह मशीन के भोग में लिप्त हो तो? फंसाऊं सबको अभी? किस किस को गाड़ी चलानी आती है? उठा दीजिए हाथ अच्छे से। आपकी कार में कितनी बेल्ट्स हैं? 5 5 5 5 सीट बेल्ट्स बताई ना? क्योंकि भोगने से मतलब है। बैठ जाओ बढ़िया अच्छी वाली सीट में, तो एक ही सीट, एक ही बेल्ट याद आती है, सीट बेल्ट। और अगर मैं फैन बेल्ट, कंप्रेसर बेल्ट, इनकी बात कर रहा हूं तो इंजन में बेल्ट होती हैं, कभी खोल के देखा नहीं? करना क्या है, हमें तो केबिन में बैठ करके। तुम्हारी बात, जिस इंस्ट्रूमेंट को भोगने लग गए उसके बारे में जानना बंद कर देते हो। और जैसे कार है वैसे ये शरीर है, इसका पता लगना बंद हो जाता है क्योंकि इससे भोग का रिश्ता बन गया। अब नहीं पता लगेगा। सीट बेल्ट पता है, एसी की बेल्ट नहीं पता। अब क्या करें? चलो एक्टिविटी है, पता करना कार के इंजन में कितनी अलग अलग होती हैं, पर कितनी होती हैं आमतौर पे पता तो कर लो। और टूट गई हो कोई बेल्ट तो उसकी जगह सीट बेल्ट ना लगा दीजिएगा। मशीन अच्छी है, ये मशीन अच्छी है, पर प्रकृति ने इसे सिर्फ किस लिए डिजाइन करा है? उस उस डिजाइन की प्रक्रिया को इवोल्यूशन बोलते हैं। ये किस लिए डिजाइंड है? प्रकृति का आगे बढ़ने के लिए। और जो भी वातावरण में तत्व हैं उनके साथ बेहतर अडेप्ट करने के लिए, और ये करता रहा है। हमने ही नहीं किया है अडेप्टेशन, लाखों और स्पीशीज हैं जिन्होंने करा है। हमसे बेहतर करने वाले भी स्पीशीज हैं। ये कछुए, ये मगरमच्छ, यहाँ तक कि वायरस हमसे बहुत पुराने हैं। वो जो तिलचट्टा है जिसको भगाते हो, शी शी, वो तिलचट्टा परदादा है। और उसके पास गजब किस्म का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब मनुष्यों की प्रजाति एकदम मिट चुकी होगी, तिलचट्टा तब भी होगा। ये मच्छर, जब ना हम थे ना हमारा नामो निशा था, ये मच्छर तब भी था। इसने जितने डायनासोर थे सबकी विदाई देखी है। तो पता है क्या, इसका बादशाह आदमी है। ऐसे ही थोड़ी ऐसे मूछे लेके चलता है। इसका क्या काम है? चलते रहना और यहाँ यहाँ जो वातावरण है उससे अडेप्ट करते रहना। और इसका कोई काम नहीं है। इसका काम ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपको शांति दिला दे, चैन दिला दे, सुकून, जो भी बोलो, आनंद।
ब्लिस। इसका वो काम है ही नहीं, तुम इससे क्यों करवा रहे हो? वही बात है जैसे जल्दी से जूते दीजिए बढ़िया वाली, क्यों? कि चाय उबालनी है। अब इतना अच्छा जूता है, इतना अच्छा जूता है कि कसम से दिल कहता है कि ये चाय भी उबाल देगा। तो जूते में पत्ती और सब डाल डूल के उबालने की कोशिश। नहीं, अगर जूता चाय नहीं उबाल सकता तो शरीर आनंद कैसे दे सकता है? शरीर जूता है और क्या है? शरीर जूता है। हम्म। शरीर की जितनी सब चीजें होती हैं उनके तो कई बार नाम भी मशीनों के पुर्जों के जैसे रखे जाते हैं। सर पे टोपी डालते हो, ऐसे बोलते हैं नी कैप। गर्डल्स तो मशीनों में होते हैं, तो पेल्विक गर्डल क्या होता है? और खोजना कि शरीर में कितना कुछ है जिसका बिल्कुल वैसे ही नाम रहता है जैसा मशीनों के पुर्जों का रहता है। जॉइंट्स। बॉल सॉकेट। कोई नहीं कह रहा तेरे मधमाते नयन, वहां बोल रहे हैं आई बॉल इन द सॉकेट। बायोमैकेनिक्स का पूरा क्षेत्र होता है जिसमें शरीर को स्टडी ही ऐसे किया जाता है जैसे कोई फिजिकल एपरेटस हो। कोई फिजिकल सिस्टम होता है ना, जैसे फिजिकल सिस्टम क्या होता है? ये फिजिकल सिस्टम है, ये है, इसके ऊपर ये रख दिया और ये इस पे ऐसे मूव कर रहा है किसी वजह से, ये एक फिजिकल सिस्टम होता है। तो बायोमैकेनिक्स का काम ही यही है कि शरीर को मशीन की तरह देखो, स्केलेटन को भी और जो भीतर का सारा मामला है उसको भी, सब कुछ। हम्म। हड्डी टूट जाती है, नहीं जुड़ रही होती, खट से रॉड डाल देते हैं। इससे पता क्या चल रहा है? रॉड चेतना में डलेगी क्या? और मस्त रॉड डाल दी, पेंच वेंच लगा दिए, इससे क्या पता चल रहा है? क्या है ये? मशीन से इतनी उम्मीद नहीं करते, लेकिन मशीन से उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं जब मशीन से नाता भोग का हो जाता है। और जब भोग का नाता हो जाता है तो बस सीट बेल्ट याद रहती है। कार का केबिन इतना मस्त है, इतना मस्त है, और कोई बेल्ट याद ही नहीं रहेगी। बताओ राघव, कितनी बेल्ट होती हैं? और केबिन के अंदर की ना याद हो उसको। हम कुछ भी देखना जांचना भूल जाते हैं। ये कितनी अजीब बात है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो दिन के 2-2 घंटे 4-4 घंटे शायद कार में बिताते हो। हमें कुछ नहीं पता होगा, हम कुछ नहीं जानते, पर हम भोगना उसको पूरी तरह जानते हैं। उसके जितने हिस्से से हमारा भोग का रिश्ता है उतना हमको पता है, बाकी हमें क्या पता है? कितने लोगों ने अपनी गाड़ी की डिक्की ना ठीक से देखी हो कभी? इंजन तो कभी खुलता ही नहीं। इंजन बोनेट खोलने का काम ही तब है जब सर्विसिंग को जाए, वो लोग खोल के जो करना होगा कर देंगे, हमने काहे को बोनेट खोलना है? मजे लूं? लूं? क्या बताओ? आपकी गाड़ी में बैटरी कौन से ब्रांड की लगी है? रुक चाहिए, बताइए बताइए। बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को ये भी नहीं पता होगा गाड़ी में टायर कौन से ब्रांड के हैं। फिर पूछ दूंगा कुछ ऐसा जो नहीं पता होगा, क्या करोगे बताओ? बहुत कुछ पता होना चाहिए, आप उसमें अपनी जान लेकर चलते हो, पर नहीं पता है आपको। जो डैशबोर्ड होता है ना सामने,
कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरर खुद नहीं बनाता उसको, वो सब आउटसोर्स्ड रहता है। वो बनाने वाली कंपनी होती हैं, वो सबको सप्लाई करती हैं। तो जो डैशबोर्ड बनाने वाली कंपनी होती है उसका नाम भी लिखा होता है। बताइए क्या लिखा है? ठीक आंखों के सामने है वो, जिसमें आपका स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, टेम्परेचर गॉज ये सब होता है ना। उसमें ये भी लिखा होता है कि उसको किसने बनाया है। हो सकता है आपके पास सुजुकी हो, टाटा हो, जो भी हो, उन्होंने नहीं बनाया है, वो किसी और ने बनाया है। कभी नहीं देखा होगा। पर अभी मैं पूछता हूँ कि गाड़ी में फ्रेग्रेंस कौन से ब्रांड की है, तो सबको पता होगा। जिन्होंने रखी हो, जिन्होंने ना रखी हो उन्हें क्या पता होगा। गाड़ी की सीट का रंग क्या है? मखमली है कि नहीं सीट? तुम पता होगा। समझ में आ रही बात? जिस जड़ पदार्थ से भोग का रिश्ता हो गया, उसका ज्ञान होना बंद हो जाता है। क्या कह रहे हैं आज? जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। तो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। आपको भ्रमर हो जाने को कह रहे हैं, भंवरा, जो कि अस्तित्व की पूरी मशीन को बस देखता है, दृष्टा है। जल से आशय है पूरा ब्रह्मांड, अनंत सागर। कमल से आशय है देह, और कलियों से आशय है अलग अलग तरह की वृत्तियां। और भंवरे से आशय है साक्षी चेतना। किस अर्थ में साक्षी है भौरा? भौरा इस अर्थ में साक्षी है कि खा नहीं जाता। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भौरा भी थोड़ा जो वहाँ पर पराग होता है, पॉलन, वो तो उठाता है। बस इस अर्थ में भौरा अलग है कि भौरा जाएगा फूल के पास तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फूल में कुछ घट गया, और बकरी जाएगी फूल के पास तो फूल गायब हो जाएगा। तो इस अर्थ में भंवरे को दृष्टा कहा जा रहा है कि वो भोगने की इच्छा नहीं रखता। हम्म? पहली बात, जल, कंवल, कलियां, ये तीनों एक दूसरे से हैं। जल से कमल है, कमल का जो पौधा है, और पौधा है तो फिर वो सब कलियां हैं बहुत सारी। ये अलग अलग नहीं है। कमल ये नहीं कह सकता कि उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। जल है, जलाशय है, जो मिट्टी से भरा जलाशय होता है ना, तो कमल उसमें आएगा। जैसे कि जल ने ही कमल का रूप ले लिया हो, जल ही कमल बनकर खड़ा हो जाता है, और फिर जो पौधा ही है वही कलियां बनकर खिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी पेड़ बन गई, और पेड़
शाख और फिर पत्ता बन गया। तो पेड़ मिट्टी में छुपा हुआ था और पत्ते सब पेड़ में छुपे हुए थे। कुछ कहीं बाहर से नहीं आ गया। आप नहीं कह सकते कि एलियन है पेड़। ये सब एक ही सिस्टम की अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। मिट्टी जब आपने कहा तो आपने मिट्टी कहते ही पेड़ और पत्ता भी कह दिया, भले ही आपने बोला ना हो। मिट्टी का मतलब ही है वो जिसमें पेड़ और पत्ता छुपे हुए हैं। और जब आपने पत्ता कह दिया तो पत्ता कहते ही आपने मिट्टी कह दिया। पत्ता माने वो जो मिट्टी हो जाना है। मिट्टी माने पेड़, पेड़ माने पत्ता और पत्ता माने मिट्टी। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग रूपों में। किसी समय पर किसी जगह पर कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ और दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात? ये एक है। और ये एक है नहीं पता चलेगा अगर पत्ते से या फूल से दिल लगा बैठे। भंवरा भोगी न बने, साक्षी रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो जल, कमल और कली को एक ही देखे। और ये जल भी कौन सा होता है? बहुत साफ जल नहीं होता कमल वाला। गांव तरफ के पोखरे वगैरह होते हैं, उसमें कमल देखा होगा आपने। वो कोई बहुत साफ पानी वाले नहीं होते जिनमें कमल होता है। पानी एकदम ही निर्मल हो जाए तो कमल मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तो पानी भी थोड़ा सा मटमैला होता है, उसी से कमल को पोषण मिलता है। भंवरे ने एक बार देख लिया कि वो जिसको कली समझ रहा है वो और ये मटमैला पानी एक हैं। अब भंवरा आसक्त नहीं हो पाएगा। आसक्ति तभी हो सकती है जब आप कहो नहीं 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 नहीं, इस पेड़ पर मेरी कली लगी है और मेरी कली मिट्टी थोड़ी ही है। मेरी कली मिट्टी थोड़ी ही है। अपनी कली को मिट्टी जान लिया तो अब भोगने की इच्छा बहुत कम हो जाएगी। भंवरा होने के लिए जरूरी है, भंवरा माने दृष्टा, निरपेक्ष दृष्टा या साक्षी। भंवरा होने के लिए जरूरी है कि इन तीनों को एक जाना जाए। इन तीनों को माने वो पूरा ब्रह्मांड ही वही हो गया। सब कुछ प्रकृति मात्र है, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, पृथक नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। और कोई आपसे नहीं कह रहा कि अपनी कली को खूबसूरत ना बोलें, पर फिर आपको कीचड़ को भी उतना ही खूबसूरत बोलना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि उसी कीचड़ से कमल है, कमल से कली है। तो बोलिए कली को, जाने बाहर, और फिर कीचड़ को भी मुंह पे मलिए। समझ में आ रही बात? या फिर कीचड़ और कली के प्रति एक समान निस्पृह हो जाइए। एक समान, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, प्रकृति है। जो ये है वही है। क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं। आ रही बात समझ में? आगे कह रहे हैं, सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। यति माने जिसने इंद्रियों पर और अपने सब आवेगों पर नियंत्रण कर लिया हो, उसको यति बोलते हैं, विजेता। सती माने जिसने सब असत को छोड़कर सत का चुनाव करा हो, उसको सती बोलते हैं।
ये लिंग सापेक्ष शब्द नहीं है। पुरुष नर भी सती हो सकता है। सन्यासी तो आप जानते ही हो। जिसने प्रकृति और पुरुष को उनके उचित स्थानों पर रख दिया हो उसको कहते हैं संन्यस्त। जिसने सही न्यास कर दिया, जो जहां होना चाहिए उसको वहीं रख दिया, उसको सन्यासी कहते हैं। कुछ त्यागा नहीं है उसने। उसने बस टोपी को टोपी की जगह और जूते को जूते की जगह रख दिया है, इसको सन्यास कहते हैं। तो कह रहे हैं यति बोलो, सती बोलो, सन्यासी बोलो, इन सब का ही मर्म एक है। प्रकृति के पृथक तत्वों से मोहित न हो जाना, उनको सबको एक जानना, और उनको एक जान लेते हो तो उनके दृष्टा हो जाते हो, और जब दृष्टा हो जाते हो तो उनको एक जान लेते हो। दोनों गुथी हुई बातें हैं। किसी एक तत्व से मोहित हो गए तो उस एक तत्व को विशेष समझने लगोगे। उसी एक तत्व से लिप्त हो जाओगे, उसको विशेष जान लोगे, और विशेष जानते ही जो तथ्य है उसका उल्लंघन कर दिया ना, अब कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। तथ्य यह था कि कुछ विशेष नहीं है, पर आप जब भी मोहित होते हो, समष्टि से थोड़े ही होते हो। मोहित आप किससे होते हो? हमेशा व्यष्टि से, किसी एक से, किसी स्पेसिफिक से। तो मोहित होने के लिए ही जरूरी है कि सबसे पहले झूठ को स्वीकार किया जाए। क्या झूठ? कि ये मैं जिससे मोहित हो रहा हूं, आसक्त हो रहा हूं, ये अलग है, विशेष है। वो अलग है ही नहीं। जिसने ये देख लिया सब एक है, वो किसी एक हिस्से से मोहित कैसे हो जाएगा? सब एक है और सब बदलता रहता है। जो चीज अभी पत्ता है वही चीज कल मिट्टी हो जाएगी। तो मैं क्या कहूं कि मुझे पत्ता पसंद है, मिट्टी नापसंद है? क्या कहूं? मेरे साथ एक था, तो उसकी जो मित्र थी, गर्लफ्रेंड, वो उसके बालों को लेकर के बड़ा मुग्ध रहता था। क्या था, वो भी अपने बाल बड़ा बना बना करके। तो एक बार सीपी में गए डिनर करने के लिए, आईआईटी से। ये टेबल है, वो दोनों अपना अगल बगल बैठे, सामने मैं इधर बैठा हुआ था। वो लड़की भी दोस्त थी, तीनों कॉमन फ्रेंड्स थे। तो भाई साहब बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे इन्हें पता भी नहीं है ये उसके बालों पे हाथ हाथ फेर रहे हैं। अच्छी बात है, बाल पे हाथ फेर रहे हो। तो खाना सामने रख गया था, ये बाल पे हाथ हाथ फेर रहे हैं, और 5 मिनट बीते होंगे कि अचानक से बोलते हैं, ये क्या है? वही बाल उनकी दाल में गिर गया था। अब इतना हाथ फेरोगे तो बाल दाल में गिरेगा, और दाल में बाल दिख गया तो उचक गए। ये थोड़ा सफाई के कायल आदमी थे, इन्हें पसंद नहीं था कि दाल में क्या, कहीं कपड़ों वपड़ों में भी बाल लगाओ तो इनको अच्छा नहीं लगता था। गंदगी लगी हो, कुछ हो, अच्छा नहीं लगता था। तो वही चीज जो अभी तुम्हारे अरमानों के केंद्र में थी, अब तुम्हारे लिए कैसी हो गई? घिनौनी। तुम घिना गए, छी मेरी दाल में बाल। वो अभी उसी बाल पर हाथ फेर रहे थे, सूंघ रहे थे। तुम्हारा बस चलता तो कोई गीत कविता लिख देते, लिखते भी होगे।
वही बाल है बिल्कुल। और तुम्हारे हाथ फेरने के कारण ही वो गिरा है नीचे। ये भी नहीं कि वो अपनी मर्जी से गिरा हो, तुम ही रगड़ रहे हो तो एक गिर गया। तो एकदम उचक गए। अब वो तो बात छुप ही नहीं सकती थी कि मैम का ही बाल है, इतना लंबा था। नहीं तो रेस्टोरेंट वाले को बुला के तू मैं भी करी होती कि देखो तुम बाल सर्व कर रहे हो। समझ में आ रही बात? अब ये दो घटनाएं समय के अलग अलग बिंदुओं पर घटी। एक बिंदु पर वही बाल आपकी हसरत है, और दूसरे बिंदु पर लगभग 5 मिनट बाद उसी बाल से आपको नफरत है। हसरत से नफरत। ठीक। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जो इन दो बिंदुओं के मध्य फासला कम से कम कर दे। कम से कम। और जिसने शून्य कर दिया वो फिर कहते हैं वो निकल गया। समझी बात? शून्य करने क्या मतलब? ठीक जिस पल में बात पे हाथ फेरा उसी पल में पूरी सृष्टि दिख गई। ना अच्छी है ना बुरी है। नहीं कहा जा रहा कि घिना जाओ कि यही बाल है और ये दाल में गिरेगा और छी दाल का बाल। घिनाने को नहीं कहा जा रहा, जानने को कहा जा रहा है। घिन वगैरह जुगुप्सा तो लिप्सा के साथ आती है। जब बहुत राग होता है ना, उसी से द्वेष होता है। ज्ञानी को द्वेष भी नहीं हो सकता, वो नफरत नहीं कर पाएगा। बात इसकी नहीं है कि कह दिया कि अरे ये पत्ता नहीं है, फूल नहीं है, कली नहीं है, मिट्टी है, और मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी, ऐसे नहीं। बस जानना कि ये मिट्टी ही है, और यदि ये मिट्टी ही है तो फिर आसक्ति नहीं होती। जान तो जाओगे मिट्टी है, पर 5 मिनट बाद जानोगे। उस 5 मिनट में तुमने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। 5 मिनट की तो होती है ना जिंदगी। या ये कह लो कि 5 मिनट बाद नहीं जानोगे, शायद 50 साल बाद जानोगे। जान तो जाओगे। जान तो निश्चित जाओगे कि जिन बालों पर मरते थे वो क्या है। केस जले ज्यों घास। केस लकड़ी ऐसे जल रहे हैं। किसके केस हैं ये? खतरनाक केस होंगे। नहाया करो। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। दिख तो जाना ही है। और महिलाओं का बाद में दिखना है, पुरुषों का तो बहुत पहले दिख जाना है। अभी हमारी भी थी वो तो, उड़े जब जब जुल्फें तेरी कवारियों का। और कहाँ है जुल्फें? जिनका दिल धड़का करता था वो सब कहाँ है? तो फालतू ही वो हमें धोखा दे रही थी। समझ में आ रही है बात? सब प्रत्यक्ष है, सब सामने है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई आएगा और गुप्त रहस्य ज्ञानी बताएगा। किसको नहीं दिखता कि पत्ता ही गिर करके फिर पेड़ का भोजन बन जाता है? किसको नहीं दिखता? बस भोगी को नहीं दिखता, क्योंकि उसका कली पे दिल आया हुआ है। वो देख ही नहीं सकता कि ये कली तो मिट्टी है। बीते दिन भी मिट्टी थी और अगले दिन भी मिट्टी होगी। वो ये देख लेगा तो फिर कली से उसकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाती, तो नहीं देखना चाहता। ये सब एक है। और आप जब भी दिल लगाते हो ना, अंतर करके लगाते हो। आप कहते हो कुछ कितना कुरूप है और कुछ कितना सुरूप है। आप जब भी कहते हो कुछ सुंदर है तो उससे आपका आशय यही होता है ना कि कुछ असुंदर भी है। आप भेद करते हो। हाँ, जो आज आपको असुंदर लग रहा है वही कल सुंदर हो जाएगा। जो सुंदर है वो कल
बात सिर्फ वक्त की है, इसीलिए काल को धोखा कहा गया है। समय धोखा है। वो तुम्हें जो कुछ भी दिखा रहा है वो कल बदल जाना है, तो इसलिए समय धोखा है। हुँ? ननिहाल में मेरे खुली छत थी, बिल्कुल टेरेस। तो गर्मी की और जाड़े की छुट्टियों में वहाँ साल में 2-3 महीने बिताता था। विशेषकर गर्मी की छुट्टियों में, और गर्मी की छुट्टियां जब अंत की तरफ आ रही होती है ना, तो बरसात आ रही होती है। मेरे लिए ये बड़ी एक रोमांचक बात होती थी। मैं ऐसे लेटा रहता था छत पे, और जो बादलों में आकृतियां बनती रहती थी उनको देखता था। और खासकर अगर चांद हो, तो उसमें बस आकृतियों का ही नहीं, प्रकाश और छाया का भी खेल चलता है। कभी कुछ चमक जाता है, कभी कुछ, और फिर बारिश हो जाती थी। वो जो भी ऊपर बैठा हुआ था वृक्ष बन करके, आकृतियों में वृक्ष नहीं देखे? मैंने तो क्या क्या नहीं देखा है, सब कुछ देखा है। जो कुछ ही ब्रह्मांड में हो सकता है ऊपर सब वो बादलों की आकृतियों में दिख जाता है। कुछ बहुत खूबसूरत, कुछ कोई इमारत, जहाँ मैं नहीं गया हूँ वो जगहें भी वहाँ दिख जाती हैं, सब कुछ दिख जाता है। आप देख रहे हो और देख रहे हो, और जो कुछ दिख रहा था वो पट्ट से आके यहाँ गिरता है। बारिश हो गई। ये संसार है। यहाँ सारी आकृतियां बस आपके मन का निर्माण है, कहीं कोई आकृति नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक है। आकाश मात्र सत्य है, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है, धुआं 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 धुआं। उस धुएं को आप अपने अनुसार नाम और परिभाषा दे देते हो, सब परिभाषाएं व्यर्थ हैं। भंवरे का काम है जल कमल कली को एक जान लेना, एक जान लेना। ज्ञानी हुए हैं अक्सर जिन्होंने कोई यात्रा कभी नहीं की। हमने उनकी चर्चा तो बहुत बार करी है, जिन्होंने अपने संघर्ष में लंबी लंबी यात्राएं करी हैं, है ना? गुरु नानक देव, कबीर साहब, बुद्ध, भगवान महावीर, ये खूब चलते रहते थे। हमने इनकी बात करी है। ऐसे भी हुए हैं जो हिले ही नहीं, हिले ही नहीं। वो जीवन भर लगभग एक ही जगह पड़े रहे। उनसे पूछा जाता था क्यों नहीं हिलते, बोलते थे सारा ब्रह्मांड यहाँ पर है और त्रिकाल अभी है, हिल के कहाँ जाए। बोले काल उनके लिए होता है जिन्हें धोखा खाना है। काल उनके लिए होता है जिन्हें लगता है कि कुछ बदल रहा है। हम जानते हैं कि जो अभी है यही 10 लाख साल पहले भी था, यही 10 लाख साल बाद भी रहेगा। हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? जो यहाँ है वही यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर भी है। कहीं कुछ बदलता है क्या? वही एक प्रकृति तत्व है जो सब जगह है, उसके रूप अलग अलग हैं। उसको हमने यहीं देख लिया, तो हम कहीं और क्यों जाएं? हमें कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ बैठे बैठे ही सब दिखता है। जो रंग रूप से धोखा खाते हों उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो कहीं और जाएं, और फिर कहीं और जाकर वो सोचते हैं कि कुछ अलग दिख गया। हमको पता है कुछ अलग नहीं दिखना कहीं भी और कभी भी। इटर्निटी इन दिस मोमेंट एंड इन्फिनिटी एट दिस पॉइंट। इसी क्षण में और ठीक यहीं पर काल की पूरी धारा मौजूद है।
न मुझे किसी भविष्य का इंतजार है, न मुझे कहीं और जाना है। सब एक है। सब एक है तो बताओ भोगोगे किसको? भोगने के लिए टुकड़ा चाहिए। जब सब एक हो जाता है तो भोगा नहीं जाता। हम बहुत छोटे लोग हैं, बड़ी चीज कैसे भोगेंगे? हम्म। आप तो एक केक भी काटते हो छोटा सा, तो उसका पहले टुकड़ा करते हो तब किसी को देते हो। पूरा ब्रह्मांड कैसे भोग लोगे बिना टुकड़ा किए? केक तक का तो टुकड़ा करना पड़ता है। जिसको दिख गया कि ब्रह्मांड के हर टुकड़े में समूचा ब्रह्मांड है, वो भोगेगा कैसे? वो तो हंसेगा। भोगने के लिए पहले ये मान्यता रखनी पड़ती है कि अंश पूर्ण से पृथक है, कि जो टुकड़ा है उसमें कुछ ऐसा है जो पूर्ण से अलग है। तब आप कहते हो साहब मुझे तो इस टुकड़े से आसक्ति है, मुझे तो इस टुकड़े से आसक्ति। अगर दिख जाए वो टुकड़ा और बाकी सब कुछ बिल्कुल एक है तो किससे करोगे आसक्ति? पूर्ण से फिर कर सकते हो आसक्ति, और पूर्ण से जो आसक्ति होती है उसको प्रेम कहते हैं। दोनों तरीके हैं कहने के। कह सकते हो पूर्ण के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, वो भी वही बात है। या कह सकते हो पूर्ण से फिर जो आसक्ति होती है वो प्रेम कहलाती है, और अपूर्ण से जो आसक्ति होती है वो कामना कहलाती है। टुकड़े से जुड़े तो कामना, और पूरे से जुड़े तो प्रेम। कुछ में आ रही है बात ये? और फिर कह रहा हूं ये बातें इतनी स्पष्ट हैं कि इसमें कोई ज्ञानी चाहिए भी नहीं आपको बताने को। हम्म। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। जो गया है जो आया है उनमें क्या मौलिक अंतर है? क्या बताओगे कि अंतर है? कुछ नहीं। अरे बात समझ में। जब सब कुछ एक है तो तुम कौन हो? यहां तो फिर भी भंवरा बच निकला। उसने कह दिया कि जल और कमल और कली एक है, पर भौरे ने अपना पृथक अस्तित्व, अपनी स्वतंत्र सत्ता बचा ली। भौरा तो अलग ही है ना, मतलब वो एक है। भौरा भी वही है। भौरा भी वही है। तुम भी नहीं हो, तुम थोड़ी हो कि नहीं नहीं वो सब एक है और मैं अलग हूं। आई एम द इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। कुछ नहीं। तुम भी वही हो। जिस पेड़ को तुम देख रहे हो और बड़ी होशियारी से बोल रहे हो कि मृत्तिका, मूल, तना, फूल ये सब एक हैं, आहा क्या दर्शन बखारा है। और ये जो तुम खड़े होकर के ये सब देख रहे हो, तुम कौन हो? तुम भी पेड़ ही हो। तुम भी पेड़ ही हो, तुम सब एक हो। एक ही प्रकृति का तत्व है जो कभी ये रूप लिए हुए है, कभी वो रूप लिए हुए है। अब बताओ कौन किसको भोगेगा? कौन किसको भोगेगा? ये सब कैसे पता लगे? ध्यान। ध्यान से जीवन को देखो। और जो जीवन को ध्यान से नहीं देख रहा होता उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। उसको ये सब बातें कोई ज्ञानी बता दे ग्रंथ में तो भी ये बातें उसके पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि यहां जो बताया जा रहा है ना वो ऐसा है जैसे मिट्टी
को खाद पानी दिया जाए। खाद पानी देने से पौधे को लाभ तभी होता है जब सबसे पहले मिट्टी तो हो। मिट्टी ही नहीं है और आप पानी दे डाले जा रहे हो तो पौधा नहीं बचेगा। आप समझ रहे हो? शून्य से कितना भी बड़ा गुणा कर दो, उत्तर शून्य ही आता है। तो जो लोग अपनी जिंदगी का ईमानदारी से अवलोकन नहीं करते, उनको कितना भी ज्ञान बताओ, उनमें घुसता ही नहीं। सारा जो ज्ञान है वो एक तरीके से एक एक मल्टीप्लिकेटिव कोएफिशिएंट है, एक एम्पलीफाइंग फैक्टर है। समझ रहे हो कि कुछ तुम्हारे पास था और ज्ञान ने आकर उसको बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर दिया। पर आपने कुछ रखा ही ना हो तो ज्ञान किसको एम्पलीफाई करेगा? आपने एक सीडी लगाई जिसमें कुछ है ही नहीं, ब्लैंक सीडी है, और आप वॉल्यूम एम्पलीफाई करे जा रहे हो, तो क्या सुनाई देगा? कुछ नहीं, थोड़ी नॉइस सुनाई दे सकती है। कुछ होना तो चाहिए ना अपना। यहां पर आकर के सब ग्रंथ बेबस हो जाते हैं। अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं होमवर्क, अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हो तो कितना भी बताया जाए उससे लाभ नहीं होता। बड़ा विचित्र लगता है मुझे। सब हम वयस्क हैं, सबके घरों में बच्चे होंगे, अपने नहीं होंगे तो छोटे भाई बहन होंगे या किसी और के होंगे, चाचा चाची किसी के होंगे। वो बच्चे अपना होमवर्क वगैरह ना करते हों, टीचर की ना सुनते हों, तो आप उन पर चौधरी बन जाओगे बिल्कुल। छी छी, गंदा बच्चा। और आपसे कहा जाता है अवलोकन करो, और आप नहीं करते, तो आप अपने बच्चों को मुंह कैसे दिखा लेते हो? चिल्ड्रन टीचर मीटिंग होनी चाहिए। आपके घरों के बच्चों को मेरे सामने लाया जाना चाहिए, ताकि मैं उनके सामने पोल खोल सकूं कि उनके माँ बाप या बड़े भाई बहन कैसे हैं। पोल ही नहीं खोलूं, मैं उनको जिम्मेदारी दूं कि इनके कान उमेठा करो, हर सत्र के बाद इनसे अवलोकन लिखवाया करो। आप जिंदगी को अगर खुद नहीं देख रहे हो साफ साफ, तो एम्पलीफाइंग फैक्टर कैसे काम करेगा? कैसे करेगा? इतना जरूर हो जाएगा कि एम्पलीफायर टूट फूट के बिखर जाएगा। क्योंकि जीरो को अगर किसी छोटी संख्या तक भी पहुंचाना है तो उसको बहुत बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अगर आप शून्य के आसपास बैठे हो, बिल्कुल 0.00004, और उसको बढ़ा करके बहुत ज़्यादा नहीं 5.0 तक भी लेकर आना है, तो उसे बहुत बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? एम्पलीफायर टूट जाएगा। गला टूट गया मेरा। इतने एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आज की ही बात है, अभी आरती आरती है यहाँ पर, अभी 4 बजे आई मेरे पास। आई बोली अभी सितंबर 2023, जब बोध प्रत्युषा शुरू ही हुआ था, बोली उस महीने की जो सारे सेशंस हैं वो अभी न तो कोर्सेज में गए हैं न यूट्यूब पर गए हैं,
तो मार्क कर दीजिए। तो अपना एक फॉर्मेट है उसका, उसमें वो कायदे से लिख कर लाती है कि ये सवाल इन्होंने पूछा इतनी देर का था और इस प्रश्न से अगला जुड़ा हुआ प्रश्न कौन सा था, ये सब लाती है। तो मैंने उसको देखा और दहल ही गया। पहले भूमिका और उसके बाद 15 सवाल थे। भूमिका और 15 सवाल। मज़ेदार बात क्या, मैं सितंबर 2023 में भी ऐसे ही डांट रहा था और कह रहा था कि आज मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ ये मैं आपको पहले भी इतनी बार बता चुका हूँ। ये मैं सितंबर 2023 में भी बोल रहा था कि ये बात मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। क्यों मुझको मजबूर कर रहे हो दोहराने के लिए? भोग, आसक्ति। कार के केबिन में एसी चल रहा है। कौन नीचे उतर के देखे कि बोनेट के अंदर क्या है? और एसी चल रहा है तो माने इंजन चल रहा है, और इंजन चल रहा है तो इंजन गर्म होगा, और इंजन चल रहा है तो एसी चल रहा है, और एसी चल रहा है तो केबिन ठंडा होगा। यही तो द्वैत होता है। केबिन ठंडा हो इसके लिए इंजन। अब कौन ठंडे से उतर के इंजन की गर्मी में मुंह डाले और गिने कि इसमें कितनी बेल्ट है? कौन करे? भले ही ये पक्का है कि जो इंजन की बेल्ट है उसी से एसी चल रहा है। ये जो तुम ठंडा ठंडा भोग रहे हो ये वो इंजन वाली बेल्ट के बिना नहीं हो सकता। पर कौन जाने, अपना काम चल रहा है। अवलोकन करने का मन नहीं करता क्योंकि अवलोकन भोग के आड़े आता है। अवलोकन माने देखना और कुछ नहीं। कोई बड़ी भारी चीज नहीं है अवलोकन, ABCD स्टेप्स। अवलोकन माने जो चीज जैसी है उसको वैसे का वैसा देख लिया। अवलोकन में कुछ करना नहीं होता, अवलोकन में कुछ करने से अपने आप को रोकना नहीं होता है। अवलोकन में कुछ खास नहीं करना होता, अवलोकन का मतलब होता है जो कर रहे हो उसी को जान लो। एक वही महीना काफी होना चाहिए था, सितंबर 2023। 2 घंटे की उसमें भूमिका थी, भूमिका माने जो समझाने का काम होता है, और फिर 2.5 घंटे का सवाल थे। ये कि एक दिन की बात है। 4.5 घंटे का सत्र। उन्हें को तो ये 4.5 घंटे ही पर्याप्त होने चाहिए थे। एक दिन बहुत होना चाहिए था, एक दिन। पर वो एक दिन आ नहीं रहा है, एम्पलीफायर फटा जा रहा है। ये जो आप लोग बहुत मासूमियत से पूछते हो ना कि आचार्य जी मैं सुनती तो हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। कुछ नहीं है, स्वार्थ का टांका डाला हुआ है कहीं पे। कैसी बात कर रही हो, समझ में नहीं आ रही बात। खुद को बुद्धू बना रहे हो या हमें बुद्धू बना रहे हो? कुछ ऐसा है इस बोलने में कि समझ में ना आए? मिट्टी पेड़ बनती है, पेड़ पत्ता बनता है, पत्ता मिट्टी बनता है, इसमें क्या ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा बताओ? इसमें कौन सी बहुत जबरदस्त बात बोल दी जिसके लिए 150 का IQ चाहिए? कुछ ऐसा है? बस ये है कि वो वही है। कली, माय डियर बड। ऐसा ऐसा गजब रहता है। कुछ विकल्प मैं उसमें बस इसलिए डालता हूं कि आपका रक्तचाप ना बढ़ जाए। 5-10 सवाल जब हो जाते हैं तो उसके बाद बीच में थोड़ा सा विदूषक का प्रवेश कराया जाता है कि हंसा दो। वो विकल्प खास तौर पे बनाए ही जाते हैं एकदम एब्सर्ड। कई लोग उनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। गजब हो गया, मैं आपको हंसाने चला था, मेरी हंसी साफ हो गई। मेरे सामने लेके आते, बोलते हैं आचार्य जी इन्होंने ये भी सिलेक्ट कर दिया।
नुन्नू धनिया को बसंती, झुन्नू को गब्बर बोलता है। 750 लोगों ने उस पर टिक किया हुआ है। जाने मेरा दिल रखने के लिए कि आचार्य जी ने बड़ी मेहनत से ये बनाया होगा, तो इसको भी सेलेक्ट कर लो। कुछ भी। इतने बुद्धिहीन नहीं हैं आप। और न ये बातें समझने के लिए हमने कहा बहुत भारी बुद्धि चाहिए। समस्या बुद्धि की नहीं है, समस्या कामना की है। और कामना जो है वो बुद्धि पर बुरी तरह छा जाती है। जिसके ऊपर कामना छा गई है वो दुर्बुद्धि हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि चलती नहीं है, चलती है, उल्टी चलती है। ऑप्शन ए की जगह सीधे ई मार्क करता है। मुझ में आ रही है बात। जो उच्चतम एक इंसान हासिल कर सकता है वो यही है, यति की पदवी। और वो हासिल करने के लिए बस साफ आंख चाहिए। वो आंख आपको ही साफ करनी पड़ेगी। मैं क्या करूं? किसी चीज से आप बिल्कुल तार बांध कर बैठे हो। मेरा हक ही नहीं है कि मैं जाऊं और तार काट दूं। तो आपको ही देखना है। और ये नहीं देखना आपको कि तार काट दूं, आपको ही देखना है जिससे तार बांधा है उसमें और बाकियों में कोई अंतर। तो सबसे ही बांध लो ना तार, सबसे ही बांध लो तार। कामना समष्टि के प्रति हो जाए तो करुणा बन जाती है। अपना बच्चा बहुत प्यारा है, हम नहीं कह रहे अपना बच्चा प्यारा नहीं लगे, हम कह रहे हैं तुम्हें सबके बच्चे प्यारे लगने लगे। अब तुम करुणा में प्रवेश कर गए। कोई नहीं कह रहा कि अपनी कली से प्यार मत करो, हम तो कह रहे हैं कि अपनी कली से भी प्यार करो, सब कलियों से प्यार करो, सब पत्तों से भी करो, सब वृक्षों से भी करो, और मिट्टी के एक एक कण से भी करो। सबसे करो ना, व्यापक कर दो अपनी कामना के दायरे को। वरना कामना बहुत छोटी चीज होती है, हमने कहा था ना। पूर्ण उसके मुंह में समाता नहीं। झुन्नू की कामना कितना बड़ा उसका मुंह है, इतना बड़ा। गीदड़ों ने हाथी का शिकार कर लिया, न जाने कैसे। शिकार भी क्या करा होगा, वो बुढ़ा के मर गया। अब सब गीदड़ वहां इकट्ठा हो गए, तो क्या करेंगे? हाथी खा जाएंगे पूरा, क्या करेंगे उसका? गीदड़ से बोल दो खाएगा तो पूरा खाएगा, तो भग जाएगा। क्या गीदड़ की औकात। कामना गीदड़ जैसी होती है, उसको छोटा टुकड़ा चाहिए, छोटा टुकड़ा। तुम कामना से बोलो नहीं, देखिए आप इतनी महान है, हम आपको छोटा टुकड़ा दे ही नहीं सकते, हम आपको पूरा हाथी देंगे। वो भग जाएगी, वो भग जाएगी। किसी पे बहुत, ये भी मेरी आजमाई हुई युक्ति है। एक को बहुत प्यार आ रहा था, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा उसके घर जा। संयुक्त परिवार था, करीब 250 लोगों का होता है। पूरा मोहल्ला उन्हीं का था। मैंने कहा यहाँ तू सोच रहा है कि तू इससे रिश्ता बना रहा है, तू नहीं बना रहा। जा उसकी माँ को देख, तुझे उससे उतना ही प्यार करना है, देख उसको। और जितनी खूबसूरत तुझे आज ये लगती है ना, उतनी ही खूबसूरत तेरे होने वाले डैडी जी को वो माँ लगती थी कभी। ज्यादा नहीं, बस 25 साल पहले ही। और जाके देख जितने वहां घूम रहे हैं, सबसे बराबर का प्यार कर। जब सबसे बराबर का प्यार करने की नौबत आती है तो एक से प्यार का भूत भी उतर जाता है। पूरी डील पता नहीं होती ना, पैकेज डील है भाई।
एक के साथ 250 फ्री। तब तो सोचते हो एक को ला रहे हो जिंदगी में, वो जो 250 आएंगे उनका तो पता ही नहीं था। और प्यार सबसे बराबर का करना है। धनिया को तो कभी बोल भी दोगे डायन? धनिया के पापा जी को पापी बोल के दिखाओ, धनिया मिर्ची बन जाएगी तुरंत। और ऐसा लगेगी कि 10 दिन तक सीसी करते फिरोगे। और पापी तो वो है, नहीं तो धनिया कहां से आती? कोशिश करना कभी, जब बहुत लड़ाई हो जाए झुन्नू से या धनिया से, तो वो जो पापा जी होते हैं ना, पापा जी उधर वाले, उनको पापी बोलना बस। फिर देखो क्या होता है। समझ में आ रही है बात? छोटा हिस्सा कुछ नहीं होता, यहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, पर ये नहीं दिखाई देता। ये बात नहीं समझ में आती है। हम छोटे पर केंद्रित हो जाते हैं, हमें लगता है छोटा मिल जाएगा, मुझे छोटा नहीं मिल सकता। उसकी बहुत लंबी पूंछ है, वो सब मिलेगा, मिलेगा तो सब मिलेगा, क्योंकि सब कुछ एक है। तुम एक चीज में नहीं प्रवेश कर रहे, तुमने अब अपने द्वार अनंत चीजों के लिए खोल दिए हैं। या तो सबको बहुत प्रेम से बुला लो, स्वीकार कर लो, स्वागत है सबका, या फिर कह दो कोई नहीं चाहिए। ये नहीं संभव है कि एक आए और अनेक ना आए, ये नहीं हो पाता। और ये बात कामना में दिखाई नहीं देती। नया नया कोई आया है, कितना हैंडसम है, जैसे ही वो ये बोलती है, कभी उससे पूछा है हाँ और उसका फूफा कैसा है? ये तो कभी पूछते ही नहीं, उस वक्त ख्याल ही नहीं आता ये अकेले थोड़ी आ रहा है, वो फूफे को लेके आएगा। कभी हुआ है कि डेट पे वो दिखाई दिया, अब सामने बैठ गया है, एकदम पुतला है माया का, गजब हैंडसम, और उससे छूटते ही पूछा फूफा बता फूफा? ये तो करते ही नहीं ना। अरे फूफा नहीं आएगा तो कोई और आएगा, चचा आएगा, चचा नहीं आएगा तो दोस्त आएगा, दोस्त नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, उसकी वृत्तियां आएंगी। पर उसके साथ बहुत कुछ और भी है जो आएगा, वो तुम पूछते ही नहीं। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ये दिखाई ही नहीं देता। कामना नहीं देखने देती, कामना हमेशा छोटे टुकड़े को देखना चाहती है जिसको वो खा सके। छोटा टुकड़ा जिसको वो खा सके। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप उससे कहें गेट मी सम सॉल्ट, और वो 1 किलो का नमक का ढेला ले आके आपके सामने रख दे, तो उसने तो ओवर डिलीवर करा ना। आपने तो सिर्फ बोला था सम सॉल्ट, सम सॉल्ट, वो तो 1 किलो ले आया, इतना बड़ा ढेला पूरा। आप उसकी शिकायत कर दोगे मैनेजर से, बदतमीज, चट्टान तले दबा के हमें मारना चाहता था। और दूसरी ओर एक है, वो पिसा हुआ नमक ले आता है 20 ग्राम, आप खुश हो जाते हो, आप उसको टिप देते हो 100 रुपए। क्यों? क्यों? ये 1 किलो दे रहा है, आप इससे नाराज हो गए। दूसरा सिर्फ 20 ग्राम दे रहा है, आप उससे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि झुन्नू छोटी चीज को ही भोग सकता है। झुन्नू को इससे नहीं मतलब है कि मुझे कितना ज्यादा मिल गया, झुन्नू को इससे मतलब है कि मैं भोग पाया कि नहीं भोग पाया। वो छोटी चीज को ही भोग सकता है। इसीलिए जिंदगी में हम सब छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं। ज्यादा बड़ा मिल गया तो हम भोग ही नहीं पाएंगे, हमारे मुंह में नहीं घुसेगा। अरे बात, पृथकीकरण, जो अलग है नहीं उसको अलग
देखने की कोशिश करना सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसको भोग सको। द होल कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। तो यू डेलिबरेटली look at the whole as a mass of diverse, discrete, incompatible parts that are vulnerable to consumption. जबकि वो पूरा वही है मामला। ऑक्टोपस के कितने होते हैं? 8। पहले वाले को खींचोगे तो भी क्या खींचा? पूरा ऑक्टोपस। दूसरे को खींचोगे तो भी क्या खींचा? या कुछ अलग हो गया? अवलोकन बड़े आनंद का काम होता है। शाम को रात होते देखा करिए। और शाम कैसे रात बनती है ये दिख जाए तो अक्सर रात को नींद नहीं आती। तारों का पूरा खेल देखा करिए। किसी दिन कोई टूटता तारा भी दिख जाता है। बड़ी स्याह होती है रात। जब अचानक लगता है ये क्या है, कुछ रंग सा बदल रहा है, ये कैसे हो गया? इतनी कालिमा में कोई सूचना कहीं बिल्कुल भी नहीं थी कि प्रकाश आ सकता है। सब कुछ बिल्कुल सुर्ख काला था, स्याही की तरह। और उधर क्षितिज पर अचानक क्या दिखाई देता है? प्रकाश अचानक नहीं आता। जरा सा ऐसा लगता है जैसे क्या हो रहा है ये। लगता है आंखों को धोखा हो रहा है। ये काला रंग ही है जो थोड़ा ग्रे लगने लगा है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कुछ नहीं हो गया। सारी रोशनी उसी अंधेरे में छुपी हुई थी, वो सामने आ गई। हम एक हिस्से को देखते हैं इसीलिए धोखा खाते हैं। रात में दिन छुपा हुआ था, पर जब रात दिखती है तो हमको लगता है रात ही तो है, दिन थोड़ी ही है। दिन है, वही है, दिख नहीं रहा तुमको। ठीक वैसे जैसे कोई कहे कि अमावस को चांद गायब हो जाता है, वही है। तुम्हारी आंखों का धोखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा। ये अवलोकन है। बैठो और सोचना नहीं पड़ता, ये अपने आप खुलता जाता है, अपने आप। कितनी ही कहानियां हैं कि एक बैठा हुआ है भिक्षु पेड़ के नीचे और एक पत्ता टूट कर गिरता है और बस पर्याप्त था। उसके बाद उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। और बहुत ज्यादा व्यवस्थित, स्ट्रक्चर्ड होने की नहीं जरूरत होती है। आप लोग अक्सर, आप लोग पता नहीं क्या करते हो। कई लोग तो ऐसे लिखते हैं जैसे आप लिख रहे हो और इसी की फोटो लगा देते हैं वहां पर। ये क्या मजाक है? किसको धोखा दे रहे हो? इतनी मेहनत करके आपके लिए एक व्यवस्था बनाई है, आप उसका ये इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो आपने हैंड रिटन नोट्स की फोटो लगा दी है, इससे आप क्या कर रहे हो? ये आप किसी बॉक्स को टिक कर रहे हो, या आप ब्लॉक ना होने का इंतजाम कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? जो आपने लिख रखा है आप खुद भी नहीं पढ़ने वाले, कोई और क्या पढ़ेगा? और वहाँ वो एक सोशल फोरम है, वहाँ जो आप डालते हो इसलिए होता है कि सबके काम आए।
कि फोटो डालने से वहां क्या लाभ होना है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, मैंने क्या बोला इसको आपने अगर क्रमवार वहां लिख दिया 1 2 3 4 5 7, तो आप जो लिख रहे हो वही बात 6000 और लोग भी लिख रहे हैं ना। बहुत प्रत्यक्ष तथ्य है, पर कामना बिल्कुल प्रत्यक्ष बातों को भी देखने नहीं देती। जो तुम लिख रहे हो वही 6000 और लोग लिख रहे हैं। रिडंडेंसी पर रिडंडेंसी क्यों लिख रहे हो? कुछ ऐसा लिखो जो थोड़ा मौलिक हो। इतना अच्छा आपके लिए एक अवसर तैयार करा है, क्यों आप उसको गंवा रहे हो? एक स्टैंडर्ड तरीका है वही, जैसे हमारे यहाँ सब कामों का एक निश्चित शिष्टाचार होता है। अंकल जी नमस्ते। अभी जैसे ऐसे बैठा हूं ना, कईयों ने मेरी फोटो खींच ली होगी, तो मेरी फोटो चिपका देंगे, उसके नीचे ये लिख देंगे जल बिज कमल, कमल बिज कलियां, तापर भंवर निवासी, सोमन बस्त्र त्रलोक, ये लिख देंगे, और उसके नीचे 1 2 3 4 5 लिख देंगे। आ जाओ यहाँ बोधस्थल आ जाओ, मैं दरवाजे पे बंदूक रखवा देता हूँ, उठा लो और मार दो मुझको, सबका स्वागत है। ये क्या कर रहे हो? ये अवलोकन है। इससे जिंदगी साफ होगी। तुम ये लिख रहे हो, इससे तुम्हारी चेतना को क्या लाभ हुआ है? और कितना अप्रेम है हमें स्वयं से कि हम अपने आप को 10-20 मिनट भी शांति के नहीं देना चाहते। सत्र समाप्त हुआ है। थोड़ा अपने विचारों को ठहरने दो, और जो बात जैसी सामने आ रही है उसको वैसी वहां जाके लिख दो। क्रमवार भी लिखने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 लेकिन लिखो, ये भी जरूरी नहीं है। अध्यात्म से तो बहुत सुंदर कला उपजती है। वहां जाकर के जो आप अपनी तात्कालिक बात लिखोगे वो कविता हो जाती है। आप जाओगे अगर शब्दकोश के पास, उससे पूछोगे पोयम की डेफिनेशन क्या है, तो कहेगा डीप थॉट्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कुछ इसी से मिलती जुलती चीज मिलेगी। ये सब जो आप देखोगे ना, बहुत जरा जरा सी बातें हैं। नल की टोटी से बूंद का टपकना, अगर आपने देख लिया तो आपको अगला सत्र बेहतर समझ में आएगा। बारिश हो रही है, बारिशों में कभी ये जो घर में कपड़े सुखाने वाली डोरी होती है, इससे लटकती कोई बूंद देखी है कभी? देखिए, देखा कैसे लटकती रहती है, लटकती रहती है, फिर गिरी जाती है। जिसको उस बूंद में अपनी जिंदगी नहीं दिख गई, अंधा है आदमी। अब ये मैं कैसे बताऊं? आप पूछते आचार्य जी आपके गुरु कौन है? मैं बताता हूं, बिजली के तार से लटकती हुई बूंद। समझ में ही नहीं आएगा ये कैसे हुआ। बिजली का तार, उससे बूंद लटक रही है, वो गुरु कैसे हो गई? ऐसे ही हो गई। मैंने उसको लटकते लटकते गिरते हुए देखा है। कभी देखिएगा, वही कपड़े जो आप एक दिन आज बड़ी हसरत, बड़ी उम्मीद, एकदम चाव से निकालते हो अपने ड्रॉर, वार्डरोब, अलमीरा, जो भी है आपका, देखा अगले दिन कैसे उसको गंदे कपड़ों की टोकरी में फेंकते हो। ये फासला मिटाओ,
इसको अगले दिन नहीं करो, इसको पिछले दिन ही कर दो। नहीं समझे? जब उठा रहे हो ना वो कपड़ा, कपड़ों की पाइल वगैरह होगी या हैंगर में टंगे होंगे, ऐसे ही जब उठा रहे हो और वो जो उधर होती है सॉइल्ड वाली बास्केट, ठीक उसी क्षण देख लो कि ये और ये एक हैं। जो इसमें है वो उसमें जाएगा और जो उसमें है वो इसमें आएगा, और इस चक्र से छूटता फिर वही वस्त्र है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही तो होता है ना। नहीं तो जिस दिन खरीद के लाते हो उस दिन उसकी यही तो यात्रा शुरू होती है। अलमारी से टोकरी, कौन सी टोकरी? गंदे कपड़ों वाली। अलमारी से टोकरी, टोकरी से, और ये करते करते उसकी एजिंग हो जाती है और फिर हम उसका संस्कार कर देते हैं। यही तो होता है। जिसको इस प्रक्रिया में अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिख गई उसको मैं गीता क्या समझाऊं? और मुझे पता है बहुत लोग अब इसी तरह के उदाहरण आज बहुत सारे लिखने वाले हैं। मैं ही तो बता रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, सब है, ऐसा ही है जिंदगी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी साधो, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी साधो, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। साधो तापर भवर निवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। तापर भवर निवासी, साधो तापर भवर निवासी। सो मन बस त्रयलोक भयो है, सो मन बस त्रयलोक भयो है। यति सती सन्यासी, पानी में मीन
प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, है हाजिर तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी, साधो दूर की बात निराशी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, है हाजिर तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी, साधो दूर की बात निराशी। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहे साहब जी सुनो भाई साधो। गुरु बिना भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी।